लालू काल में भी बाहर रहे थे, नहीं वोट दिया था, और नीतीश काल में भी बाहर रहे थे, वोट नहीं दिया था, लेकिन इस बार वोट करेंगे। और इन्हें ही लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, सभी डिजिटल रैली करने के लिए मजबूर है। क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान अगर कहीं से है तो वो बिहार है, लालू प्रसाद की पहचान है तो बिहार है। आप नरेंद्र मोदी की पहचान को आप भले कह लें कि देश के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी पहचान गुजरात से। ललन सिंह वही ललन सिंह है जिन्होंने कभी कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है। जो बिहार के 50 लाख बाहर से अप्रवासी हैं, ये लालू काल से पहले से ही बिहार से बाहर गए हुए थे, और ये संख्या इतनी ही थी, यानी कि तब भी इतनी थी, बढ़ी होगी, लेकिन वापस आने के बाद जो ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा नहीं, मतलब साफ है कि 50 लाख वोट अगर लालू को पड़े उनको फ़ायदा होगा, अगर 50 लाख वोट नीतीश को पड़े तो उनको फ़ायदा होगा। जिसके खिलाफ पड़ेगा उसकी बेचैनी कैसी होनी चाहिए। और चुनाव से ऐन वक्त पहले, कोरोना की महामारी के दौरान भी अगर बिहार की राजनीति गर्म है तो इसका कारण यही 50 लाख वोटर है। आप देख रहे हैं भारत लाइव की सबसे खास पेशकश रातों रात। चलिए हो जाए बाबा और मेरे साथ दो दो हाथ। बिहार की राजनीति की इस पूरी मोह माया को अगर कोई व्यक्ति साधारण भाषा में समझाता है तो वो है हमारे बगल में बैठे हुए हमारे गार्जियन विजय मिश्र बाबा। आपने देखा किस तरह से इन्होंने बिहार की कई राजनीतिक घटनाओं को पिछले महीने भर में एक एक करके पहले ही बताया, पहले ही भविष्यवाणी की, और अंततः वही हुआ जो ये कहते आए हैं। आज इन सभी विषयों को एक साथ उठाते हुए आने वाले भविष्य की एक राजनीतिक बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। तो एक काम कीजिए, मोबाइल रखिए साइड में आराम से, हेडफोन लगाए हुए तो हेडफोन पे सुनिए, नहीं तो मोबाइल कहीं टिका के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और सुनने का प्रयास कीजिए आने वाले 10-12 मिनटों तक कि क्या बाबा को कहना है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पंचनामा में मैंने आपको बता दिया है कि सवर्ण राजनीति एक तरफ, दलित राजनीति एक तरफ, दोनों तरफ से भाजपा एनडीए तेजस्वी को घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन तेजस्वी भी बड़ा अभिमन्यु टाइप आदमी है। जिस तरीके से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को काटना शुरू कर दिया था, हम किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, पहले ही बता दें, जो बातें बोली जा रही हैं वो तथ्य पर आधारित हैं, वो उन एक्शंस और रिएक्शंस पर आधारित है जो कि पिछले 24-48 घंटों में बिहार की राजनीति में हुआ है। चाहे भाजपा की रैली प्रीपोन करनी हो और फिर तेजस्वी का दाव उलटकर उसी दिन रैली फिर से घोषित कर देना, अपने जो उन्होंने किया है गरीब उत्थान दिवस, वो घोषित कर देना, फिर से अमित शाह को 9 तारीख से लेकर 7 तारीख तक खदेड़ कर फिर पकड़ना, या फिर जो दलित राजनीति करके जदयू ने फंसाने का प्रयास किया था जीतन राम मांझी और अन्य जो महागठबंधन के दलित नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं उस पर भी धुइयां पछाड़ दी तेजस्वी यादव ने। पूरे समाज के जितने भी उनके विधायक थे उन्हें अपने यहाँ बुला लिया और कोई भी जदयू की इस SC ST मीटअप में नहीं पहुंचा। चलिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना है। बाबा के पास कौन सी जानकारी है, क्या भविष्यवाणी करना है, सीधा बाबा से जानते हैं। बाबा, स्वागत है आपका रातों रात में। ये बताइए कि आज कौन सी खबर लेकर आए हैं? खबर तो निश्चित रूप से खबरों की खबर है जी, और खबरों की खबर में बताना ये जरूरी है कि कोई भी दुकानदार अपने मुख्य सामान को, जिसके चलते उसकी दुकान के सारे सामान और भी बिकते हैं जी, वो किसी और के हाथ में लगने नहीं देना चाहेगा। जी जी। आपको याद होगा कि 2-3 चीज़ें बहुत मजबूत है जो आने वाले चुनाव को लेकर के चर्चा में है जी, लेकिन इसके हिडन एजेंडे में जो बातें हैं वो जानना खास करके बिहार के लोगों की ज़रूरत है जी। इसलिए ज़रूरत है कि सरकार उन्हें बनाना है और भविष्य उन्हें तय करना है। लगातार वो भविष्य तय करते रहे हैं और एक बार फिर उनके सामने एक मुद्दा है कि एक सरकार बनानी है जो सरकार आने वाले 50 लाख लोगों को जो एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं बिहार में जी, उन लोगों को भी रोजी रोटी का व्यवस्था करे और आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई आपदा हो तो उस आपदा से निपटने का पूरा संसाधन बिहार में अपने राज्य में मौजूद हो। फोकस यही है। लेकिन इन सब के पीछे आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाकर के नीतीश कुमार की रणनीति को समझना पड़ेगा। जी, नीतीश कुमार की रणनीति को यह समझना पड़ेगा कि 2005 में जब वो आए थे तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद इस राज्य को चलाने के काबिल नहीं है, जी, राज्य को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए आप हमें दीजिए, हम इस राज्य को आबाद करेंगे। 2005 में लोगों ने उन पर भरोसा किया और 2010 तक वो पुनः
पूरी माने बिना किसी रोक टोक के बहाल रहे। अपने साथ साथ उन्होंने भाजपा को भी सत्ता में स्थापित करा दिया था जी। 2010 में उन्होंने पुनः एक बात कही कि जो हम काम शुरू किए हैं उस काम को अभी पूरा नहीं कर पाए हैं, अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए हमें 5 साल समय और चाहिए, तब बिहार जो है एकदम बदल जाएगा और बिहार में किस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, सुशासन होगा और बिहार के लोगों को बिहार में सब कुछ मिल जाएगा जी। लोगों ने भरोसा किया, क्योंकि काम 5 साल में कुछ नजर आने लगे थे, सड़क नजर आने लगे थे, कुछ स्तर पर वो उन्होंने अपराध को कम किया था, कुछ स्तर पर भ्रष्टाचार को कम किया था। कुछ दिनों तक बाबा हमारे कहावत भी है, नई बहू के पायल झनकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एगो भोजपुरी में भी कहावत बा कि नया बहुरिया आवे लिए आप लुगरिए साबुन लगावे ली वाला हाल है, मतलब फटे कपड़े को ही चमकाने का उसमें हुनर दिखाना होता है। तो वही सब कुछ उन्होंने किया, फटे हुए को सीने का प्रयास किया और लगभग रफ्फुकारी अच्छा किया था। 2010 में उनको दिया गया, लेकिन 2013 में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, 10 साल आपने बहुत बढ़िया काम किया था, 8 साल 9 साल हो गया था आपके शासन का, तो फिर 2013 में आप क्यों अलग हुए थे? बड़ा प्रश्न, बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी नीतीश कुमार ने दिया और प्रश्न भी उन्होंने किया था कि हम इस बिहार को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाना चाहते हैं, इसलिए हम 2 सांप्रदायिक व्यक्ति इस देश के सबसे बड़े पद पे जाने वाले हैं, इसके चलते हम उससे अलग हो रहे हैं। हालांकि उस समय के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो महत्वाकांक्षा को सारा दोष देते हैं, मान सकते हैं आप इस बात को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ तथ्य में बिहार है, नटसेल में अगर देखा जाए एक्सिस पर बिहार ही है, क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान अगर कहीं से है तो वो बिहार है, लालू प्रसाद की पहचान है तो बिहार है। आप नरेंद्र मोदी की पहचान को आप भले कह लें कि देश के सबसे बड़े नेता है, लेकिन उनकी पहचान गुजरात से। तो आज भी गोधरा की चर्चा होती है नमन जी, आज भी होती है गोधरा की चर्चा, और कहा यह जा रहा है इस संकट काल में कि जो आदमी लोगों को तड़पते हुए देख चुका हो उसे अब अभ्यास हो जाता है। जैसे पुलिस वाले जो टॉर्चर करने के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको जरा भी मोह ममता नहीं लगता है। कभी सुना होगा आपने भी, हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है कि नाखून तक उखाड़ लेते हैं पिलास से, उनको जरा भी मोह ममता नहीं होता। खैर वो सब बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम बात बिहार के संदर्भ में कर रहे थे। तो 2013 में किस लिए उन्होंने अपने आप को अलग किया, 2015 में फिर लालू प्रसाद कैसे इस जंगल राज के पुरोधा से अलग छवि उनकी हो गई, कैसे क्या हुआ ये भी सब कुछ जानता है, इसकी चर्चा विस्तृत रूप से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2017 में कैसे अचानक सब कुछ बदल गया जी, ये सब बातें अब कहने और सुनने की नहीं रह गई हैं। ये बताती है महत्वाकांक्षा, जो आपने कहा था, मैं यही आना चाहता था जो आप पहले ही कह चुके थे। मैं उस महत्वाकांक्षा का बिल्कुल महत्वाकांक्षा का दोष है। और एक शब्द आप और बार बार कहते हैं कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो कंगन फेंक करके और लोगों को लुभाता है और अपने आकृष्ट करके अपना राशन पानी का जुगाड़ करता है। नीतीश कुमार के पास विकल्प के रूप में बहुत सीमित है, और बहुत सारे विकल्पों में तो कोरोना ने खोल दिया है। उनके सुशासन का, उनके न्याय के साथ विकास का, उनके और भी जितनी भी बातें उनके विकास का पूरा जो चिट्ठा था वो खोल के रख दिया, और खोलने वाले में भी अपने ही लोग हैं। इन सब बातों के बीच में उनके सामने उन्हीं का जो अक्स है जिसको लेकर के वो आगे बढ़े थे जी, वो अक्स ही अब उनके तस्वीर से बड़ा हो गया है, मतलब परछाई उनसे बड़ी हो गई है। और जब परछाई बड़ी हो जाती है तो या तो आपको अंधेरे का एहसास कराना पड़ता है, अंधेरा करना पड़ता है, या फिर रोशनी इतनी बढ़ानी पड़ती है कि आप उस परछाई से निकल पाए। अब स्थिति यह है कि तेजस्वी नाम का वो जो परछाई है वो बड़ा हो गया है जी। और खास करके इस कोरोना काल में तो ऐसा उसने कुछ बात किया है जी, जो लालू प्रसाद से बिल्कुल अलग है जी। लालू प्रसाद की राजनीति अलग होती थी, वो बहुआ हाथ पुचकार करके वगैरह करते थे, और इसने कहा कि नहीं मैं एक्शन में रहूंगा जी। और एक्शन के लिए आपने देखा होगा कि जो मास्टर स्कूल में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है उसी से प्रेयर कराया जाता है, प्रिंसिपल सारा चार्ज उसको दे देता है एडमिनिस्ट्रेशन का। और ऐसा ही प्रिंसिपल क्लास टीचर भी बिल्कुल जगदानंद सिंह वैसे ही टीचर है जो छड़ी लेकर के बैठे हुए हैं कि हम एक टस से मस नहीं। और तेजस्वी ने भी पावर ऑफ अटर्नी, बिल्कुल पावर ऑफ अटर्नी दे दी। इसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। जब हमने कई बार चर्चा किया कि जब जगदानंद सिंह से हमारी बातें होती हैं, मैं बहुत कम जाता हूं, लेकिन बातचीत जब होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। उन बातों में ये बातें निश्चित रूप से हो रही हैं कि आने वाला 2020 का चुनाव किस मुद्दे पर होगा। तो मेरा ये बताइए कि नीतीश कुमार के बारे में जो आप कह रहे हैं जी कि कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में वो आ गए हैं, बहुत सारे क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे नीतीश कुमार? सबसे पहले तो कॉम्प्रोमाइज उनका नमन जी यही देखने को मिला है कि उन्होंने एक पिछले आपने देखा होगा कि 1 सालों में उनकी राजनीति का एक अलग धारा आपको नजर आया होगा जी।
क्विक एक्शन में आते हैं, जो कि नीतीश की ये नहीं रही है उनकी शैली। तुनक मिजाजी इनका हाँ। कभी भी स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं रहा है। दूसरा चीज कि ये फैसला जब लेते हैं तो फैसला इस हाथ से करते हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलता है, लेकिन अब इनके फैसले जो हैं वो पूर्वानुमान हो जा रहे हैं, क्योंकि आसपास के आंख नाक कान बदल गए। बिल्कुल पूर्वानुमान। अब इसमें आपको एक चीज बता रहे हैं, आप समझिए कि बहुत दुखी थे नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को अपने से अलग करने में, इसलिए कि उन्हें बेटा से भी ज्यादा मानते थे, और प्रशांत किशोर को इसलिए वो मानते थे कि 2015 में उन्होंने एक बहुत बड़े हाथी को, हाथी की बात आई तो बहुत दुखद एक घटना घटी है हाथी की, जिसके लिए हम जो भी लोग दोषी हैं हम चाहेंगे कि उन लोगों को जरूर सजा दे, क्योंकि अनबोलता जीव को अगर किसी तरह का कोई प्रताड़ना दिया जाता हो, इस तरह की अगर बात होती हो तो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और शर्मनाक भी है। सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। हम बात कर रहे थे कि एक बड़े हाथी को जब धाराशायी करने की जरूरत हो तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। जिस समय ये पूरी राजनीति चल रही थी तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारी मन से अलग किए थे। आपको याद होगा कि उन्होंने बुलाया भी था, आए भी थे, और बहुत सारी बातें भी हुई थी। प्रशांत किशोर जब मिल करके बाहर गए थे, इस्तीफे का पेशकश किया था, तब वो नहीं माना गया था। तब भी नीतीश कुमार को ये लगा था कि उनके अगल बगल दाएं बाएं की कुर्सी पर जो लोग नए बैठे हुए हैं, जो प्रशांत किशोर को हटाना चाहते हैं, वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें बाबा कि अशोक चौधरी को उसी तरह से बाबा ने एक बार नीतीश कुमार 2017 के समय में कहा था, जब कांग्रेस के बिहार के सर्वे सर्वा थे अशोक चौधरी, कि हो सके तो राजद और मेरे बीच सुलह कराने का प्रयास किया, लेकिन अशोक चौधरी ने सुलह नहीं कराया था। तो अब सुलह के एक्सपर्ट तो नहीं है। बिल्कुल अब स्थिति यह है नमन जी कि इतना सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार ने 2019 में क्या कुछ किया सबको पता है जी। केंद्रीय चुनाव जब हुआ, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, गुस्से में लौट के आए जी। प्रदर्शन वहीं पता चल गया था कि जिस तरह से उन्होंने एक्शन दिखाया था कि बिहार में आकर जरूर कुछ करेंगे। हम लोग तो सब ये प्रशासन निकालना शुरू हो गया था अलग जानकार कि अलग मत हो जाए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तब भी, मैं वही बातें कह रहा था कि तेजस्वी यादव ने एक ही खुटा गाड़ा है और वो ये कहा है सांप काटता नहीं तो फुफकारता। बिल्कुल उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब आपकी नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है और ये परमानेंट बोर्ड है। अब तो जगदानंद सिंह के आने के बाद से वो बोर्ड और भी ज्यादा बुलंद हो गया, बिल्कुल सीमेंटेड हो गया है। अब स्थिति ये हो गई है कि आखिर अब रघुवंश बाबू भी नहीं बोलता है। बिल्कुल बदलना अब किसको है, तो उलट पलट करना है उसी रोटी को बार बार नीतीश कुमार को ही। आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक चर्चा बहुत जबरदस्त थी, हम लोगों ने खबरें चलाई थी, और ऐसा वास्तव में भी ऐसा था कि आखिर बुला करके उन लोगों से 3 घंटे बंद कमरे में बैठक करने की जरूरत थी। जरूर कहीं ना कहीं कुछ टूटा था जिसको जोड़ने का प्रयास हुआ था, गांठ तो पड़ ही चुका है। अब ये गांठ किस तरह से पड़ा है और किस तरह से साथ जोड़ने की बात हो रही है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने समझौता किया है। एक समझौता तो उन्होंने ये किया है कि अपने बगल में संजय झा और अशोक चौधरी को जो बैठाए हुए थे वो कुर्सी थोड़ी थोड़ी खिसक गई है, और बीच में एक कुर्सी माने दो लोग जो बैठे थे और 5 लोगों के लिए कुर्सी लगेगी। एक कुर्सी पर आरसीपी सिंह होंगे, दूसरे पर ललन, पुराने सिपा सलार उनके वापस आ गए हैं। और ये पैचअप तब तक के लिए माना जा रहा है जब तक कि इन दोनों को केंद्र में मंत्रिमंडल पद नहीं मिल जाता है। एक और इसके अलावा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नीतीश जी ने किया है कि जिस जीतन राम मांझी से वो बहुत दूर रहते थे, खपा रहते थे, उन्हें भी ये अपना जो ये SC/ST एजेंडा है श्याम रजक और ललन पासवान के माध्यम से मैं यहाँ आ रहा हूँ नमन जी, मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं सिलसिलेवार सारी घटनाओं को बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर ढंग से हमारे बिहार की जनता समझ सके, क्योंकि फैसला इनको करना है इस बात में। तो ये तो एक फैक्टर हो गया कि आप इसमें देख लीजिए, अब समीकरण समझ लीजिए आप। नीतीश कुमार 2% वोट वाले जी, उनको छोड़ दीजिए, आप एकदम साइड कर दीजिए। इसमें कौन कौन लोग हैं तो आप देख लीजिए, 3 इसमें जनता जरा चुने हुए लोग नहीं हैं, जिनको जनता से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, तो उनकी मानसिकता भी किस तरह की हो सकती है आप समझ सकते हैं। बिल्कुल पचरत्नों की बात कर रहे हैं, तो जिसमें से 2 MLC हैं जी, जिनको जनता से डायरेक्ट चुन करके नहीं आना है जी, और 1 राज्यसभा सदस्य जिनको कोई मतलब नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, लेकिन संगठन के वो मंत्री हैं जी। आप समझिए आरसीपी सिंह की बात में, ललन सिंह छोड़ के बाकी सभी हाँ, ललन सिंह के चुनाव के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कितना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डाउन टू अर्थ किया था, बैकफुट पर लाके खड़ा किया था, और एलजेपी को कितना किया था, यह समझ सकते हैं। इसको कौन नहीं जानता, 2019 की सबसे बड़ी घटना अगर कुछ है तो जीत से भी बड़ी घटना, 39 सीट से भी बड़ी घटना थी ललन सिंह को मुंगेर से चुनाव लड़ाना। और ये सब हुआ, ये सब होने के बाद ललन सिंह वही ललन सिंह है जिन्होंने कभी कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है। एक फैक्टर तो यहां है कि यहां नीतीश कुमार, वैसे नीतीश कुमार जो 1 मैन आर्मी थे, जब वो अभी हाल फिलहाल में जॉर्ज फर्नांडिस का उन्होंने
मनाया है, अच्छा लगा तो देख करके तो अच्छा लगा ही, लेकिन उस जॉर्ज फर्नांडिस के सामने जब नहीं झुके, अपने एजेंडा पर अडिग रहे, वो नीतीश कुमार अगर झुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं शेर बूढ़ा हो गया। जो व्यक्ति सेंट्रलाइज पावर और बिलीफ रखता है वो डिसेंट्रलाइज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये समझ लीजिए कि ये एक निश्चित रूप से यहाँ नीतीश कुमार समझौता कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दूसरा कॉम्प्रोमाइज आप आके लेके चलिए कि हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात किया है जी इस कोरोना संकट के दौरान जी। उसकी जरूरत नहीं थी जी, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि अधिकतर समय या तो नीतीश कुमार अकेले सब कुछ कर रहे थे या फिर भारतीय जनता पार्टी अकेले कर रही थी, और केंद्रीय योजनाओं को कभी भी इंडोर्स नहीं किया है नीतीश कुमार अपने मुंह से। मनोज माफ कीजिएगा, बिहार के मंगल पांडे जी या फिर अश्विन चौबे जी, कोई सामंजस्य नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं था, और कभी भी इंडोर्स नहीं किया था नीतीश कुमार ने अपने मुंह से किसी भी केंद्रीय योजना का, जबकि केंद्र नीतीश की योजनाओं को हमेशा करता रहा और मांगने के बावजूद भी किट्स नहीं मिल रहा है। इन सब मुद्दों पर नीतीश कुमार गुस्सा थे, जहां वो समझौता की स्थिति में आ गए हैं, और अब वो सुशील मोदी से शिफ्ट होकर के नई जो धारा है उस धारा की तरफ आ गए हैं, जिसका नेतृत्व जेपी नड्डा कर रहे हैं और अमित शाह कर रहे हैं, और आरसीपी सिंह उसमें कड़ी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इस कड़ी को जोड़ने के लिए और समझौता कराने के लिए ललन सिंह और आरसीपी सिंह एक नया और एजेंडा लेकर इसी समझौते के तहत कहा जा रहा है, कोई जानकारी दावा कर रहे हैं कि ललन सिंह बहुत जल्दी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे मोदी। बिल्कुल, ये तो चर्चाएं लगातार अब चल रही हैं नमन जी, कि इसके पीछे भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। आपको मैंने बताया था और आपने भी चर्चा किया था कि एमएलसी का जो चुनाव है जिसमें 12 लोगों को नॉमिनेट करना है, वहां पेच फंसने वाला था। अब उस पेज को सुलझाने का मुद्दा हो सकता है, या और भी कोई उसमें लूप होल से पेज है जिसको सुलझाने के लिए बीजेपी ने अपने एजेंट के रूप में इन दोनों को फिर से पुनः स्थापित किया है, या जो भी एजेंडा हो सकता है। बिल्कुल, अब ये एजेंडा तो निश्चित रूप से लग रहा है कि यहां नीतीश कुमार को समझौता करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक जो आप पॉइंट बता रहे थे जीतन राम मांझी का, जीतन राम मांझी मीटअप हो रहा है, वो मोर का वो पैर है नीतीश कुमार के लिए, जबकि मोर इतना खूबसूरत जीव है, जब नाचता है तो माने उसके नाचने का कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब भी उसका अपना पैर पर नजर पड़ता है तो वो दुखी हो जाता है। नीतीश कुमार का वही दुख है कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी। आज जितनी भी किरकिरी उनकी होती है वो जीतन राम मांझी के चलते भी होती है, कि जीतन राम मांझी नहीं होते तो आज वो लालू प्रसाद के शरण में नहीं गए होते। एक वो फैक्टर था। खैर, ये सब बातें तो हो गई, यहां भी समझौता करने की जरूरत पड़ गई कि अपने मंत्रियों को, जब खुद अपने मंत्री को और भी दलों के साथ सामंजस्य बैठाने की बात करते हो, और वहां तेजस्वी यादव झटका मार करके ये कहते हो कि हमारे दल के लोग नहीं जाएंगे, हमारा ये अपना एजेंडा है, तो यहां नीतीश कुमार को समझौता जरूर करने की जरूरत पड़ी, और उन्होंने समझौता किया कि जीतन राम मांझी को भी आत्मसात करने के लिए तैयार हो गए। अब सबसे बड़ी जो लड़ाई है नमन जी, वो ये है कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि एक्शन जो है, एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और रिएक्शन छोटा मोटा नहीं है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बिहार की जनता बनाती है कि नहीं बनाती है, बनाने के लिए तो बिहार की जनता ने 2015 में महागठबंधन को वोट दिया था, लेकिन सरकार चल रही है एनडीए की। ये सब कुछ होता है आपके संविधान में, ऐसी बहुत सारी कड़ियां हैं जिस कड़ियों को धीरे धीरे छटकाया जा सकता है, फिर उसको जोड़ा जा सकता है। इस तरह की संविधान में, क्योंकि अपने हिसाब से संविधान गढ़ते और मरते और पढ़ते भी हैं लोग। अब रहा सवाल कि जितने भी संविधान है, जितने भी आयतें हैं, जितनी भी रिवायतें हैं, उस सब आम जनता के लिए, गरीब गुरबा के लिए, मिडिल वर्ग के लिए लागू होती है, बड़े लोगों के लिए नहीं होती है। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि अगर ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, आपने टिकट नहीं लिया है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जेल जाएंगे। अगर आपने पास पैसा है, आप माखौल उड़ा रहे हैं टिकट नहीं लेने का, तो आप जेल भी नहीं जाएंगे और आपको रिजर्व सीट भी मिलेगा आपके पैसे से। तो ये हमारे संविधान की कुछ लूप होल्स है, जिसको लेकर के राजनीतिक दल अपने हिसाब से उसको गढ़ते और मरते रहे। अब स्थिति सबसे बड़ी ये है कि इस दलित का जो खेल चल रहा है और सवर्णों का जो खेल चल रहा है आपस में भिड़ाने का, इसको साधने का प्रयास नीतीश कुमार ने बड़ी ही बेहतर कैनवास पे तस्वीरें लगाई हैं, अलग अलग तस्वीरों को लेकर के वहां पोस्टर किया है। जमीन पर उतार रहे थे, गड़बड़ा जा रहा है। बिल्कुल। अब ये पोस्टर कब तक चिपका रहता है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये कब तक चलता है, या फिर 15 साल बना 15 साल अब रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर ये 60-65 दिन का जो बड़ा पोस्टर बना है जिसमें 50 लाख मैं आपकी बात समझ गया, दर्शकों की बात समझ गए। देखिए, बाबा की बात को संक्षिप्त तौर पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं और जल्दी ही विदा भी आपसे लूंगा। बिहार की राजनीति में 15 बनाम 15 की चर्चा खूब होती है। नीतीश कुमार खुद ही उस रास्ते जाते हैं जिस रास्ते बिहार की जनता को जाने के लिए मना करते हैं जी।
और अपने आप को लालू प्रसाद यादव की जो शासनकाल रही है अपने शासनकाल की कंपैरिजन करते हैं और खुद ही कहते हैं कि देख लीजिए जंगल राज है मंगल राज है। लेकिन इन दोनों को नहीं पता है कि बिहार इस बार वाइल्ड चुनाव करने जा रहा है। कैसे? मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, मैंने देखा है कि जो बिहार के 50 लाख बाहर से अप्रवासी हैं, ये लालू काल से पहले से ही बिहार से बाहर गए हुए थे और ये संख्या इतनी ही थी, यानी कि तब भी इतनी थी, बड़ी होगी। लेकिन वापस आने के बाद जो ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा नहीं, मतलब साफ है कि 50 लाख वोट अगर लालू को पड़े तो उनको फ़ायदा होगा, अगर 50 लाख वोट नीतीश को पड़े तो इनको फ़ायदा होगा। जिसके खिलाफ पड़ेगा उसकी बेचैनी कैसी होनी चाहिए। और चुनाव से ऐन वक्त पहले कोरोना की महामारी के दौरान भी अगर बिहार की राजनीति गर्म है तो उसका कारण यही 50 लाख वोटर हैं, जिन्होंने लालू काल में भी बाहर रहे थे, नहीं वोट दिया था, और नीतीश काल में भी बाहर रहे थे, वोट नहीं दिया था, लेकिन इस बार वोट करेंगे। और इन्हें ही लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, सभी डिजिटल रैली करने के लिए मजबूर हैं। ये वाइल्ड कार्ड होंगे। और अगर आप उन 50 लाख मजदूरों में से हैं तो इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास कीजिए, हमें वीडियोस भेजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक बातें जाएं। और ये हमें बताइए कि क्या ये 50 लाख वोटर नीतीश के साथ हैं या नीतीश के खिलाफ हैं। बने न्यूज़ बिहार पर इस तरह से खबरें लगातार चलती रहेंगी। आज दिन भर बहुत सारी खबरें आपको दिखाएंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाएगा, तभी खबर आप तक पहुंच पाएगी। धन्यवाद।